नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अपनी विशिष्ट लेखन शैली के लिए जानी जाने वाली वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी चाबुक सवार। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। साहित्य के क्षेत्र में मेरी अनभिज्ञता अज्ञेय अज्ञान के निकट थी और सुमंत्रित उन लोगों की भलाई चाहने के अतिरिक्त उनके संग मेरी सहचारिता शून्य थी। बहन के सभी मित्र बुद्धिजीवी थे। हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 के उन दिनों के कस्बापुर में भी वे सब जंग लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े आंदोलनकारियों को बचाने की जंग। बल्कि उनमें से कुछ तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी ले चुके थे। ऐसा अक्सर होता, जिसे मैं पिछली शाम बहन के संग मिली होती, अगले दिन उसके दूसरे मित्र उसकी गिरफ्तारी की चर्चा कर रहे होते और कभी कभी तो उसकी मौत की भी। एक अजीब जुनून के अंतर्गत वे सब खूब बहस किया करते, कहानी पर, उपन्यास पर, कविता पर, राजनीति पर, रणनीति पर, बल नीति पर। बहन के घर वे अक्सर आ जाया करते, लेकिन मुझे यदि कोई रास्ते में दिखाई भी दे जाता तो मैं होशियारी से कन्नी काट लिया करती या फिर वही अपना मुंह दूसरी दिशा में घुमा ले जाते। पिछले दिसंबर माह बहन को कस्बापुर के एक निजी इंटर कॉलेज में हिंदी पढ़ाने की जब नौकरी मिली थी तो बाबूजी को हमारे वहाँ रहने के लिए एक परिचित के सुझाव पर उसके पड़ोस के ऊपर वाला हिस्सा पसंद आ गया था। बाहरी सीढ़ी से ऊपर जाकर बाबूजी ने जब ये 2 कमरे देखे थे तो मुझे बहन के हवाले कर दिया था। बहनें बहनें साथ रहेंगी तो दोनों का वक्त अच्छा कट जाएगा और छोटी अपनी इंटर भी यहीं कस्बापुर में कर लेगी। तरसेम उस दिन अकेला आया था। अपनी कोई कविता लाए हो? बहन ने उसे लौटाया नहीं, उसके हाथ में एक किताब थी। आपको दोस्तोवस्की वापस करने आया था। किताब का नाम क्राइम एंड पनिशमेंट अर्थात जुर्म और सज़ा था। आओ आओ, बहन ने उसका स्वागत किया। किताब कैसी लगी? विस्मित करने वाली, चकराने वाली, है ना? बहन हंसी। आओ अंदर बैठते हैं, छोटी हमारे लिए चाय बना लाएगी। बहन उसे हमारी बैठक में ले गई। हमारे सोने की चारपाइयाँ दूसरे कमरे में लगी थीं। दोनों कमरों के आगे जो एक चौड़ा खुला आंगन था, उसके एक कोने में बनी रसोई में खाना बनाने का सामान जमा था। मैं रसोई की ओर चली आई। जब ही मुझे बाहरी सीढ़ी पर कुछ पुलिस बूटों की आवाज़ सुनाई दी। दौड़कर मैं बहन को बाहर बुला लाई। एक आगंतुक पुलिस अफसर की वर्दी में था और उसके पीछे चले आ रहे दोनों वर्दीधारी जन पुलिस कांस्टेबल मालूम दे रहे थे। एक अधेड़ था और दूसरा युवक। आप? बहन ने अचरज से पहले आगंतुक की ओर देखा। हाँ, उस दिन आपका पता इधर आने ही को लिया था। पुलिस अफसर की वर्दी वाला भी युवा था, यही कोई 27-28 का। ओह, वर्दी में आप बहुत अलग दिखाई दे रहे हैं। आइए। बहन बैठक की ओर बढ़ ली। तुम दोनों नीचे जीप में ड्राइवर के पास बैठो। पुलिस अफसर ने दोनों कांस्टेबलों को आदेश दिया। ज़रूरत पड़ी तो ऊपर बुला लूँगा। चाय बनाने फिर मैं रसोई में न गई, बहन के साथ जा जुड़ी। ये आपकी छोटी बहन होगी? पुलिस अफसर ने मेरी ओर देखा। हाँ, ये मेरी गार्जियन है। बहन हंसी। इधर तो पूरी बैठक जमी है। पुलिस अफसर ने बैठक में कदम धरते ही अपने होठों से सीटी बजाई। मिलाएंगी नहीं इनसे? ये शूरवीर है। बहन ने तरसेम का नाम छिपा लिया। मेरे कलीग हैं और ये जसपाल हैं, कस्बापुर के एसपी। मुझे एक चित्र प्रदर्शनी में मिले थे। आप लेक्चरर हैं? जसपाल ने तरसेम की मैली बुशर्ट और बदरंग हो रही पतलून पर निगाह दौड़ाई। सख्त सर्दी के उस मौसम में भी उसने बिना बाजू का एक स्वेटर पहन रखा था, जिसे किसी अनाड़ी हाथ ने बुना था। नहीं, अभी अनियमित टीचर हैं। जवाब फिर बहन ने दिया। अभी इसी साल ही इन्होंने अपनी एमए पूरी की है। आजकल दोस्तोवस्की पढ़ रहे हैं। आप दोस्तोवस्की पढ़े हैं क्या? डीएच लॉरेंस को दोस्तोवस्की बेहद नापसंद था। जसपाल ने अपनी नाक से कोड़ी। कहता था, ही इज़ द रैट स्लिदरिंग अलॉन्ग इन हेट। वो उस चूहे की भांति है जो घृणा के बिल में आगे पीछे फिसलता रहता है। और मालूम है आर.एस. स्टीवनसन ने क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में क्या कहा था? I can say it nearly finished me. He was like having an illness. मैं कह सकता हूँ इसने मुझे लगभग ख़त्म कर दिया, मानो किसी बीमारी ने मुझे अपने काबू में ले लिया। नहीं, आप सही नहीं समझे। बहन उत्तेजित हो ली। आप गलत समझ रहे हैं।
उस उपन्यास ने तो स्टीवनसन को इतना प्रभावित किया था कि फिर उसने अपने उपन्यास डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड में अपने जैकिल में दोस्तोवस्की के रसकोल्निकोव की ही मनोविकृति को सजीव आकार दिया था। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और जुबान नहीं रखता क्या? जसपाल ने तरसेम की ओर देखा। आप बताइए, आपको दोस्तोवस्की कैसे लगे? गूढ़। तरसेम ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बहुत गूढ़। एक अपराधी की मनोदशा और आई एम राइट, मैं सही हूँ वाले उसके बोध को मूर्त बनाने में दोस्तोवस्की का कोई सानी नहीं। अचरज नहीं, उसे शेक्सपियर के बराबर का बड़ा लेखक माना जाता है। लेकिन दोस्तोवस्की के मुकाबले उसी के समकालीन टॉलस्टॉय ने ज़्यादा प्रशस्ति पाई, ज़्यादा गुणगान कमाया। युगांतरकारी एपिक, वीर कथा, वॉर एंड पीस लिखा। पथभ्रष्ट एना कैरेनिना की कानूनमात को एक क्लासिक, एक गौरव गाथा का रूप दे दिया, जसपाल ने कहा। लेकिन जिस व्यक्तिगत और राजनैतिक समस्याओं को टॉलस्टॉय ने अपने लेखन में बुना, वो मुझ जैसे लोगों के लिए बेगानी है, तरसेम ने कहा। जबकि दोस्तोवस्की के एंटी हीरोज़ किसी भी वर्ग के सदस्य को तादात्म्य का भाव दे सकते हैं। उसका लेखन उमड़ कर सभी के साथ बहने वाला ज्वार है। लोहार जब बना रहा है तो उसे सब कुछ आना चाहिए। सन 1905 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस क्वेश्चंस टेस्ट विकसित किए थे और उनका कहना था इंटेलिजेंस के मूलभूत क्रियाकलाप 3 ही हैं: टू जज वेल, टू कॉम्प्रेहेंड वेल, टू रीजन वेल। सही आंकना, सही समझना और सही तर्कना, बहन ने जोड़ा। मेरे विचार में हमें एक लेखक की सफलता इन तीनों के संदर्भ में देखनी चाहिए। टॉलस्टॉय में तीनों थे, जसपाल हंसा। दोस्तोवस्की में भी बुद्धिमत्ता तो दोनों में रही, बहन भी हंस पड़ी। लेकिन उनके वर्ग भेद ने उन्हें अलग अलग अनुभव दिए। तरसेम ने मैदान न छोड़ा। लेखक का माहौल और वर्ग ही तय करता है वो किस किस्म के नैतिक दर्शन का पक्ष लेगा। जिस नीतिशास्त्र को टॉलस्टॉय अग्रसर करता था वो फुर्सत वाले वर्ग की नैतिकता थी, जबकि दोस्तोवस्की के पात्र नैतिकता की परिभाषा को बदलने की ताकत रखते थे। मालूम भी है, जसपाल भड़क लिया, मैं साहित्य में एमए हूँ और साहित्य में एक लेखक को परखने के हमारे पास अपने मापदंड होते हैं। उपन्यास कला के मापदंड पर हम इन दो को परखेंगे तो निश्चित रूप से टॉलस्टॉय को दोस्तोवस्की से बहुत ऊपर रखेंगे। टॉलस्टॉय का चरित्र चित्रण, उसका सामाजिक विश्लेषण, उसका कथा निर्वाह, उसकी ऐतिहासिक दृष्टि। मगर लचीलापन? तरसेम भी भड़का। वो टॉलस्टॉय में कहाँ रहा? उसके विलाप में रोदन है मगर दोस्तोवस्की जैसा अनुताप नहीं। उसके विषाद में उदासी है मगर शोक नहीं। उसके दुख में व्यथा है मगर क्लेश नहीं। मालूम है, अपने अंतिम दिनों में टॉलस्टॉय ने अपनी सारी जमीन जायदाद त्याग दी थी और वो एक खानाबदोश की मौत मरा था, एक अनजान रेलवे प्लेटफॉर्म पर। जबकि दोस्तोवस्की जुआरी था, स्वार्थी था, अराजकतावादी था। पुरानी सोच के लोग नई सोच को अराजकता का नाम ही दिया करते हैं। तरसेम हंसने लगा। जसपाल तुरंत आंगन की ओर लपक लिया। इधर ऊपर आओ। आंगन से उसने जीप में बैठे अपने कांस्टेबलों को आदेश दिया। वे तस्वीरें इधर लाओ। अपने पास पहुंच रहे उन दोनों से उसने कहा, जिन लोगों ने भारत छोड़ो चिल्लाते हुए टाउन हॉल के बाहर खड़े मल्लिका विक्टोरिया के बुत पर पत्थर फेंके थे और उसके हाथ का बटुआ फोड़ दिया था। तब तक तरसेम भी बाहर आंगन में पहुंच लिया, बहन और मेरी संगति में। पुलिस कांस्टेबलों को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसमें से एक तस्वीर कम कैसे हो गई? जसपाल चिल्लाया। आप शायद नहीं जानती, जसपाल ने बहन की ओर देखा। जिसे आप शूरवीर बता रही हैं उसका असली नाम तरसेम है और उसके नाम मेरे पास वारंट है। साहब जी, तभी अधेड़ कांस्टेबल जसपाल के कदमों में लौट लिया। इसे बख्श दीजिए साहब जी, बेअक्ल ये लड़का मेरा बेटा है, इसकी मत मैं सही कर दूंगा। क्या ये सच है? बहन को कपकपी छिड़ गई। हम नहीं जानती थीं। बोलो, जसपाल ने तरसेम को ललकारा। क्या बोलते हो? मैं गरीब जरूर हूँ, तरसेम की तनी छाती तनी ही रही, और गरीब मेरे पिता ने मेरे मान मर्दन में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। मेरे हितैषी होने के दिखावटी हाव भाव वाले आज बेनकाब हो रहे हैं। स्पष्ट था उसका इशारा घबराई खड़ी बहन की ओर था। मैं खुश हूँ, तरसेम ने जोड़ा। तुरही नाद बजी तो मेरे साथ अपने कंधे और कदम मिलाने वाले लोग मुझसे अलग हो लिए। तुम जा सकते हो, जसपाल ने अपने दोनों कांस्टेबलों को आदेश दिया। साहब जी,
अधेड़ कांस्टेबल ने जसपाल की ओर हाथ जोड़े। आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप आजमाइश कर लीजिएगा, मेरी चमड़ी की खाल का जूता भी मांगेंगे तो मैं खुशी खुशी हाजिर कर दूंगा। मैं भी जाऊं क्या? बहन की ओर बिना अपनी नज़र घुमाए तरसेम ने जसपाल से पूछा। हाँ, जसपाल हंसा। तेरे बाप की वजह से आज तुझे छोड़ दिया है, मगर फिर तेरी कोई करतूत मुझ तक पहुंची तो तेरी खैर नहीं। बेशक आज तू जा सकता है, मैं अभी यहाँ कुछ देर बैठूंगा। देखें हमारी अगली मुलाकात कब होती है, कहाँ होती है। तरसेम ने अपने ये शब्द हवा में उछाले और चल दिया। बहन और मैं चुप बनी रही। चाय नहीं पूछेंगी? जसपाल बहन की ओर मुड़ा। क्यों नहीं? बहन प्रकृतस्थ होली। उसी रात बहन ने बाबूजी को चिट्ठी लिखी। इधर माहौल ठीक नहीं, अपने प्रिंसिपल को कल ही 1 महीने का नोटिस दे रही हूँ। छोटी अपनी बीए वहीं अपने शहर में कर लेगी। इधर जब तक नोटिस का मेरा पीरियड पूरा होगा, अपने प्रयास से ग्रुप इंश्योरेंस तथा प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत काटा गया अपना वो रुपया भी मैनेजमेंट से रिलीज़ करवा लूँगी। बताना ना होगा, तरसेम से हमारी भेंट फिर कभी ना हो पाई। जसपाल ने ज़रूर 1-2 बार बहन से मिलने की चेष्टा की, लेकिन बहन टाल गई। मेरे मकान मालिक को बेगाने लोगों का यहाँ आना गवारा नहीं। कस्बापुर में बिताए गए हमारे उस अंतिम माह के दौरान हमारी बैठक भी हमारे मुलाकातियों के चेहरे देखने से वंचित रही। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी चाबुक सवार। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।